अब अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो अकाउंटिंग के अंदर इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले अकाउंटिंग की मेथड्स कितनी है पहले वो देखें। तो अकाउंटिंग करने के लिए जॉइंट लाइफ पॉलिसी का अकाउंटिंग करने की 3 मेथड है। फर्स्ट मेथड का नाम है जेएलपी एक्सपेंस मेथड। फर्स्ट मेथड का नाम है जेएलपी एक्सपेंस मेथड। सेकेंड मेथड का नाम है जेएलपी सरेंडर वैल्यू मेथड। जेएलपी सरेंडर वैल्यू मेथड। और इसका दूसरा नाम है, सेकेंड मेथड का ही दूसरा नाम है जेएलपी असेट मेथड। जेएलपी असेट मेथड। एंड थर्ड मेथड का नाम है जेएलपी रिजर्व मेथड। जेएलपी का अकाउंटिंग करने की 3 मेथड्स है। फर्स्ट मेथड नाम है जेएलपी एक्सपेंस मेथड, सेकंड मेथड नाम है जेएलपी सरेंडर वैल्यू मेथड या जेएलपी असेट मेथड, और थर्ड मेथड का नाम है जेएलपी रिजर्व मेथड। ये 3 मेथड्स है। ये तीनों मेथड में इंपॉर्टेंट ये है कि तीनों मेथड का आंसर सेम ही होता है। फाइनल नेट ट्रीटमेंट अगर आप देखें तो तीनों मेथड की नेट ट्रीटमेंट जो होती है वो सेम ही होती है। मेथड भले नाम अलग अलग है बट तीनों मेथड की ना जो ट्रीटमेंट फाइनल आंसर जो होता है वो तीनों मेथड का सेम आता है। यानी मेथड का नाम भले से अलग अलग है बट उसका जो फाइनल आंसर आता है पीएनएल के ऊपर इसकी जो इफेक्ट होती है, पीएनएल अकाउंट के अंदर बैलेंस शीट के ऊपर इसकी जो इफेक्ट होती है वो सेम रहती है। यानी मेथड कोई भी फॉलो करो आपके प्रॉफिट लॉस चेंज नहीं होने वाला, आपकी बैलेंस शीट चेंज होने वाली नहीं है। अल्टीमेटली पार्टनर्स को कहीं पे भी कोई भी मेथड आप फॉलो करो तो ऐसा नहीं है कि कहीं पे पार्टनर को लॉस है कहीं पे प्रॉफिट है, ऐसा कुछ नहीं है। तीनों मेथड में पार्टनर्स को सेम इक्वल वैल्यू मिलती है। तीनों मेथड में पार्टनर्स को सेम अमाउंट पे होती है। ठीक है, सो तीनों मेथड अकाउंटिंग खाली अलग है, इफेक्ट सेम आती है। ठीक है, ये पहली चीज़ इंपॉर्टेंट। अब ये तीनों मेथड करते क्या है, एक सिंपल वे में आपको समझाऊँ। तीनों मेथड नाम के ऊपर से आपको समझ में आएगा ये तीनों मेथड करते क्या है। फर्स्ट मेथड का नाम है जेएलपी एक्सपेंस मेथड। आपको एक सिंपल वे में आपको समझाऊँ ये तीनों मेथड करते क्या है। एक समझो एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक है आपका, सपोज ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो फर्स्ट मेथड ये करता है, इसका नाम क्या है, जेएलपी एक्सपेंस मेथड। तो जो इसका नाम है ना वही उसका कैलकुलेशन है। जेएलपी एक्सपेंस मेथड क्या करता है, तो जेएलपी एक्सपेंस मेथड इंश्योरेंस प्रीमियम को एक्सपेंस कंसिडर करता है। पार्टनरशिप फर्म की पॉलिसी, पार्टनर जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी है, ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी करवाता कौन है, पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म किसकी पॉलिसी करवाते हैं, पार्टनर्स की पॉलिसी करवाते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म प्रीमियम भरता है कि पार्टनर प्रीमियम भरते हैं, तो पार्टनरशिप फर्म प्रीमियम भरता है। ठीक है, अगर पार्टनरशिप फर्म अगर प्रीमियम पे करे तो या तो उसके लिए असेट होगा या तो उसके लिए एक्सपेंस होगा। फर्स्ट मेथड ये बोलता है कि प्रीमियम जो पे किया था ना उसको असेट ट्रीट मत करो, उसको एक्सपेंस ट्रीट करो। फॉर एग्जाम्पल आपने 1000 रुपये प्रीमियम भरा, पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर्स की पॉलिसी का 1000 रुपये प्रीमियम भरा, तो फर्स्ट मेथड ये कहता है कि 1000 रुपये आपने प्रीमियम भरा तो इंश्योरेंस प्रीमियम को, इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो इंश्योरेंस प्रीमियम अपने 1000 जो पे किया वो सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करो, बैलेंस शीट में कुछ भी दिखाएंगे नहीं। ये आपका फर्स्ट मेथड, बराबर। साथ में बैलेंस शीट भी ड्रॉ करूँ तो फर्स्ट मेथड की बैलेंस शीट ये है, ये प्रॉफिट एंड लॉस था, ये बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर फर्स्ट मेथड में कोई इफेक्ट नहीं आएगी, दिस इज फर्स्ट मेथड। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड का आंसर कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1000 रुपये का अगर आपने प्रीमियम पे किया तो 1000 रुपये पीएनएल अकाउंट डेबिट होगा और बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, दिस इज फर्स्ट मेथड। ठीक है, इससे क्या होगा, तो इससे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करने से पीएनएल का प्रॉफिट 1000 रुपये कम होगा और पार्टनर्स को 1000 रुपये प्रॉफिट अभी कम मिलेगा। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड जेएलपी एक्सपेंस मेथड, जहाँ पे प्रीमियम को एक्सपेंस ट्रीट करेंगे, पीएनएल में डेबिट करेंगे, बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं आएगा। दिस इज फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड का नाम है जेएलपी सरेंडर वैल्यू मेथड या जेएलपी असेट मेथड। अब ये जेएलपी सरेंडर वैल्यू मेथड या असेट मेथड क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल हमने 1000 रुपये प्रीमियम पे किया, हमने टोटल 1000 रुपये प्रीमियम पे किया और इंश्योरेंस कंपनी आपको ये बोलती है कि अगर आज के दिन पे अगर आप पॉलिसी कैंसिल कर दोगे, सरेंडर कर दोगे, तो हम आपको ये 1000 रुपये में से 200 रुपये वापस करेंगे, 800 रुपये हम रख लेंगे, 200 रुपये वापस करेंगे। तो ये 1000 रुपये जो प्रीमियम पे किया उसमें से 200 रुपये इंश्योरेंस कंपनी वापस देने के लिए रेडी है। सरेंडर वैल्यू इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है कि 1000 रुपये दिया आपने और आप पॉलिसी कैंसिल करो तो हम 1000 रुपये आपको वापस नहीं करेंगे, हम आपको 200 रुपये वापस करेंगे, 800 वो लोग रख लेंगे। ठीक है, तो सेकंड मेथड क्या करता है, तो सेकंड मेथड ये बोलता है कि 200 रुपये जो आपको वापस मिलने वाला है वो कंफर्म है। 200 रुपये इंश्योरेंस कंपनी आपको बोल रही है कि हम वापस करेंगे, तो 200 रुपये जो आपको वापस मिल रहा है वो कंफर्म है, तो उसको असेट दिखाओ
और बाकी जो 800 रुपये बचा उसको खर्चा दिखाओ, एक्सपेंस दिखाओ। यानी सेकेंड मेथड क्या करेगा, तो समझो सेकेंड मेथड ये करेगा, सेकेंड मेथड में इंश्योरेंस प्रीमियम, समझो यहाँ पे इफेक्ट आपको दिखाऊँ तो सेकेंड मेथड के अंदर इंश्योरेंस प्रीमियम यहाँ पे पीएनएल अकाउंट में 800 रुपये डेबिट होगा, ठीक है। और बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पे एक सेकेंड मेथड यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये सेकेंड मेथड का आंसर समझना। यहाँ पे एक असेट क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा जेएलपी, और वो कितने रुपये से शो करेंगे, 200 रुपये पे। यानी 800 रुपये पीएनएल में जाएगा और 200 रुपये कहाँ जाएगा, तो 200 रुपये जाएगा बैलेंस शीट में असेट साइड। फर्स्ट मेथड में क्या करेंगे, 1000 रुपये प्रीमियम पे किया, सीधा पीएनएल डेबिट करेंगे। सेकेंड मेथड में इंश्योरेंस कंपनी आपको बोल रही है कि 1000 रुपये आपने पे किया, उसमें से हम 200 रुपये आपको वापस सरेंडर कर देंगे, अगर आप पॉलिसी कैंसिल करते हो तो हम 200 रुपये वापस करेंगे। तो 200 रुपया जो वापस मिलने वाला कंफर्म है वो आपकी असेट है, तो 200 रुपये को बैलेंस शीट में दिखाओ, 800 रुपये जो है वो उसको क्या करो, पीएनएल में दिखाओ। दैट इज सेकेंड मेथड, बराबर। सेकेंड मेथड की मैं आपको नेट इफेक्ट दिखा रहा हूँ सो दैट आपको पूरा क्वेश्चन ना करना पड़े, उसका लॉजिक समझ आ रहा हूँ कि अल्टीमेटली उसका जो क्रक्स है कि मेथड का लॉजिक क्या है, क्या कर रहा है मेथड, वो मैं डायरेक्टली आपको समझा रहा हूँ। जो आप 2 घंटे का क्वेश्चन करके बाद समझ सकते हैं वो चीज़ आप डायरेक्टली समझ रहे हो अभी, ठीक है। अब थर्ड मेथड क्या करेगा, तो थर्ड मेथड का नाम है जेएलपी रिजर्व मेथड। अब जेएलपी रिजर्व मेथड क्या करता है, तो जेएलपी रिजर्व मेथड सेकेंड मेथड और फर्स्ट मेथड दोनों का कॉम्बिनेशन करता है। मीनिंग क्या, तो जेएलपी रिजर्व मेथड ये बोलता है कि जितना आपने बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व दिखाया उतना आप रिजर्व क्रिएट कहाँ से करो, उतना पीएनएल में से क्रिएट करो। मीनिंग एग्जाम्पल, आपको थर्ड मेथड ये बोल रहा है कि अगर सपोज 1000 रुपये की पॉलिसी है, फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपये की पॉलिसी है। नाउ सी थर्ड मेथड क्या करता है, तो थर्ड मेथड का नाम है जेएलपी रिजर्व मेथड। अब ये रिजर्व मेथड फर्स्ट एंड सेकंड मेथड दोनों का कॉम्बिनेशन करता है, या सेकंड मेथड को एक स्टेप आगे ले जा सकता है, आगे ले जाता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। थर्ड मेथड क्या करता है, तो थर्ड मेथड ये बोलता है, सेम क्वेश्चन वापस एक बार। थर्ड मेथड ये बोलता है कि आपने 1000 रुपये प्रीमियम पे किया और इसमें से आपको 200 रुपये वापस मिलने वाला कंफर्म है, ठीक है। तो पहला काम ये करो जो सेकंड मेथड में किया था उतना पहले कर दो कि इंश्योरेंस प्रीमियम 1000 रुपये आपने पे किया, उसमें से 200 रुपये आपको वापस मिलने वाला कंफर्म है, तो 800 रुपये आप एक्सपेंस दिखा दो और 200 रुपये बैलेंस शीट में जेएलपी शो कर दो। जो सेकंड मेथड में किया उतना कर दो पहले। अब थर्ड मेथड एक स्टेप आगे ले जा रहा है। थर्ड मेथड आपको ये बोल रहा है कि जो 200 रुपये आपने बैलेंस शीट में जेएलपी दिखाया, ये 200 रुपये आपने जो बैलेंस शीट में जेएलपी दिखाया, पहले 800 रुपये अपने एक्सपेंस दिखा दिया और बैलेंस शीट के अंदर जेएलपी दिखा दिया 200। अब थर्ड मेथड आपको ये बोल रहा है कि बैलेंस शीट में आपने जितना असेट दिखाया एग्जैक्टली उतनी अमाउंट का अब रिजर्व क्रिएट करो। एडिशनल थर्ड मेथड ये बोलता है कि बैलेंस शीट में जितना आपने जेएलपी दिखाया, मीनिंग बैलेंस शीट के अंदर जितना आपने असेट दिखाई जेएलपी के नाम से, एग्जैक्टली सेम अमाउंट का अब रिजर्व क्रिएट करो। अब रिजर्व क्रिएट कहाँ से होता है, पीएनएल अकाउंट से। बैलेंस शीट में देखो यहाँ पे थर्ड मेथड में जेएलपी की अमाउंट कितनी है, 200 रुपये है, तो बैलेंस शीट में जेएलपी की अमाउंट 200 है, तो थर्ड मेथड ये बोलता है एग्जैक्टली जितना बैलेंस शीट में जेएलपी है उतनी अमाउंट का रिजर्व बनाओ। अब मेरे को 200 रुपये बैलेंस शीट में जेएलपी है तो 200 का रिजर्व बनाना पड़ेगा। अब 200 का रिजर्व कहाँ से बनाऊंगा, तो 200 का रिजर्व बनाने के लिए मेरे को पीएनएल अकाउंट 200 रुपये यहाँ पे डेबिट करना पड़ेगा, 200 रुपये डेबिट करना पड़ेगा। और वो रिजर्व जो बनाया वो रिजर्व को कहाँ पे दिखाएंगे, तो रिजर्व बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड होते हैं, तो एक इफेक्ट 200 रुपये रिजर्व कहाँ से क्रिएट किया, पीएनएल से, और दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट में गई 200 रुपये लायबिलिटी साइड। यानी जितना आपका यहाँ पे जेएलपी होगा उतना यहाँ पे जेएलपी रिजर्व क्रिएट करेंगे, जितना बैलेंस शीट में जेएलपी होगा उतना क्या करेंगे, जेएलपी रिजर्व क्रिएट करेंगे पीएनएल अकाउंट से, ठीक है। तीनों मेथड वापस एक बार क्या किया, फर्स्ट मेथड में सीधा 1000 रुपये प्रीमियम पे किया, वो सीधा 1000 रुपये पीएनएल डेबिट करेंगे, बैलेंस शीट में कोई इफेक्ट नहीं। सेकेंड मेथड में 1000 में से 200 रुपये सरेंडर वैल्यू है तो 800 पीएनएल 200 बैलेंस शीट। थर्ड मेथड में 800 पीएनएल 200 बैलेंस शीट, पहले वो कर दिया। एडिशनली क्या, तो जितना जेएलपी उतना रिजर्व क्रिएट करो। रिजर्व क्रिएट कहाँ से करो, पीएनएल से, तो अगेन 200 रुपये का रिजर्व क्रिएट करना है तो पीएनएल डेबिट और बैलेंस शीट में कहाँ पे, जेएलपी रिजर्व लायबिलिटी साइड, ठीक है। ये तीनों मेथड मैंने आपको इन अ शॉर्ट वे आपको लॉजिक समझाया, ये तीनों मेथड करता क्या है। अब आप बोलोगे कि फर्स्ट मेथड, सेकेंड मेथड, थर्ड मेथड का आंसर तो अलग अलग दिख रहा है। आप तो बोल रहे थे कि तीनों मेथड की इफेक्ट सेम होती है, तो यस इफेक्ट सेम होती है। अब आपको इसको देख के पता नहीं चलेगा कि इफेक्ट सेम होती है कि नहीं, उसके लिए एक क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ कि उसके अंदर आपको समझ में आएगा कि इफेक्ट सेम कैसे होती है। ये जो मैंने आपको समझाया ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझाई मैंने कि इसकी फाइनली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने से पीएनएल बैलेंस शीट की इफेक्ट क्या आती है, ये मैंने आपको समझाया। फर्स्ट मेथड, सेकेंड मेथड,
थर्ड मेथड की पीएनएल बैलेंस शीट की इफेक्ट क्या आती है ये मैंने आपको समझाया। अब उससे पार्टनर्स को क्या फर्क पड़ता है, तो पार्टनर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप फर्स्ट मेथड फॉलो कर रहे हो कि सेकंड कर रहे हो कि थर्ड मेथड कर रहे हो, तीनों मेथड में पार्टनर्स को सेम अमाउंट ही मिलेगी। तीनों मेथड में पार्टनर्स को सेम अमाउंट ही मिलेगी, पार्टनर्स को कोई लॉस नहीं है कि कौन सी मेथड आप फॉलो। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी की जो हमने 3 मेथड देखी थी, फर्स्ट मेथड बोलो नाम क्या था, जेएलपी एक्सपेंस मेथड। सेकंड मेथड नाम क्या था, जेएलपी सरेंडर वैल्यू मेथड एंड या जेएलपी एसेट मेथड। एंड थर्ड मेथड का नाम था जेएलपी रिजर्व मेथड। ये 3 मेथड थी। अभी तीनों मेथड में हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझेंगे कि इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है, उसका शॉर्टकट क्या है, अकाउंटिंग करने का शॉर्टकट क्या है, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी, वो हम समझेंगे। सो आपको जो क्वेश्चन के अंदर जो कंसेप्ट यूज़ करना है वो आपको एक एडजस्टमेंट के फॉर्म में आपको ये जेएलपी का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको पूछेंगे। सो इन दैट एडजस्टमेंट यू हैव टू जस्ट कैलकुलेट द अमाउंट विच इज टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो दैट फॉर दैट पर्पज यू कैन नॉट कैलकुलेट द फुल सम इन द एग्जाम, बराबर, इतना आपके पास टाइम नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, तो आपको इन अ शॉर्ट फॉर्म आपको ये समझना है कि उसका अगर जेएलपी का क्वेश्चन आया, जेएलपी का एडजस्टमेंट आया तो उसका हम आंसर क्या करेंगे, ठीक है। तो उसका अकाउंटिंग क्या होगा वो समझने के लिए आपको 3 मेथड मैंने समझाई, वो एक बार आपको क्लियर है। 3 मेथड का नाम, इसका लॉजिक मैंने आपको समझाया, बैलेंस शीट पीएनएल की इफेक्ट मैंने आपको समझाई। अब उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको एग्जाम में जब ये पूछे जेएलपी का प्रॉब्लम तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो उसका शॉर्टकट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, उसको समझना है। फिर मैं क्वेश्चन करके भी आपको दिखाऊंगा कि वो काम कैसे करता है। ये शॉर्टकट मैं आपको जो समझाऊँ वो काम कैसे करता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। फर्स्ट शॉर्टकट फर्स्ट मेथड का स्टार्ट करें। फर्स्ट मेथड का नाम क्या था, तो फर्स्ट मेथड का नाम था जेएलपी एक्सपेंस मेथड। फर्स्ट मेथड इसका नाम था जेएलपी एक्सपेंस मेथड, ठीक है। जेएलपी एक्सपेंस मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, तो जेएलपी एक्सपेंस मेथड के अंदर आपको ये करना है कि इंश्योरेंस कंपनी के पास से जो पैसा मिलता है, इंश्योरेंस कंपनी के पास से जो पैसा मिलता है सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर उसको जाके क्रेडिट कर दो। ये फर्स्ट मेथड का आंसर, बराबर, बहुत सिंपल सी मेथड है। फर्स्ट मेथड नाम क्या था, जेएलपी एक्सपेंस मेथड। जेएलपी एक्सपेंस मेथड के अंदर हम करते क्या है, तो इंश्योरेंस का जो प्रीमियम हम पे करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी को जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं सीधा उसको पीएनएल अकाउंट में डेबिट करते हैं। तो जब भी फर्स्ट मेथड का क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, तो सिंपली जब फर्स्ट मेथड का क्वेश्चन आता है तो इंश्योरेंस कंपनी से जो पैसा मिला वो सीधा हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। ये अपनी फर्स्ट मेथड का आंसर। अब आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पे ये होंगे। एक तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये होगा कि इंश्योरेंस कंपनी से कितने पैसे मिलेंगे, तो उसके लिए मैंने आपको समझाया था कि अगर डेथ का क्वेश्चन हो तो इंश्योरेंस कंपनी कितने पैसे देगी, पॉलिसी वैल्यू, एंड रिटायरमेंट का क्वेश्चन हो तो इंश्योरेंस कंपनी कितने पैसे देगी, सरेंडर वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे जेएलपी एक्सपेंस मेथड के अंदर इंश्योरेंस कंपनी से कितने पैसे मिलेंगे वो डिपेंड करता है कि डेथ है कि रिटायरमेंट का क्वेश्चन है। यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी से कौन सी अमाउंट कंसिडर करेंगे, अगर डेथ का क्वेश्चन है तो यहाँ पे पॉलिसी वैल्यू, और रिटायरमेंट का क्वेश्चन है तो सरेंडर वैल्यू रख के अपना कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। दैट इज फर्स्ट मेथड आंसर, सीधा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाके क्रेडिट कर देंगे। ओके, वन मोर क्वेश्चन जो आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये होगा कि हमें पता कैसे चलेगा कि फर्स्ट मेथड का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन के अंदर एडजस्टमेंट में ऐसा लिखा होगा, हिंट लिखी होगी कि ये फर्स्ट मेथड का क्वेश्चन है, ये हिंट लिखी होगी। हिंट कैसी होगी समझो आपको, अब लिख के रखना हिंट कैसे दी होगी। तो हिंट में ऐसा लिखा होगा, एडजस्टमेंट में ऐसा लिखा होगा कि इंश्योरेंस कंपनी को जो हमने प्रीमियम पे किया था, पॉलिसी का जो प्रीमियम पे किया था उसको हमने एक्सपेंस कंसिडर किया था या चार्ज कंसिडर किया था। पॉलिसी का प्रीमियम हमने एक्सपेंस कंसिडर किया था या चार्ज कंसिडर किया था, ऐसा लिख के अगर क्वेश्चन में दिया है तो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ये फर्स्ट मेथड का क्वेश्चन है। एंड फर्स्ट मेथड का क्वेश्चन है तो कुछ नहीं करो, क्या करना है सिंपल कि इंश्योरेंस कंपनी से जो पैसा मिला सीधा पार्टनर्स में जाके बांट दो, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाके क्रेडिट कर दो, फर्स्ट मेथड ओवर, बस इतना करना है, ठीक है। यानी आपको खाली इतना समझ में आना चाहिए कि ये फर्स्ट मेथड का क्वेश्चन है, ठीक है, फर्स्ट मेथड का आंसर ओवर। इसके बाद सेकेंड मेथड के अंदर क्या आएगा, तो सेकेंड मेथड का नाम था जेएलपी असेट मेथड। जेएलपी एसेट मेथड और सरेंडर वैल्यू मेथड। जेएलपी एसेट मेथड और जेएलपी सरेंडर वैल्यू मेथड। अब इसके अंदर क्या करेंगे, तो ये मेथड के अंदर आपको 2 चीजें करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपका जो आंसर होगा ये ऐसा होगा
कि इंश्योरेंस कंपनी से जो पैसा मिला, इंश्योरेंस कंपनी से जो पैसा मिला उसमें से बैलेंस शीट के अंदर जेएलपी अकाउंट का बैलेंस होगा, बैलेंस शीट में असेट साइड जेएलपी अकाउंट का बैलेंस होगा, उसको माइनस करना है। इंश्योरेंस कंपनी से जो पैसा मिलता है वो इंश्योरेंस कंपनी से जो पैसा मिला उसमें से माइनस क्या करो। आपको याद होगा कि सेकंड मेथड के अंदर हम बैलेंस शीट में असेट साइड जेएलपी अकाउंट शो करते हैं एट द सरेंडर वैल्यू। बैलेंस शीट के अंदर हम सरेंडर वैल्यू से जेएलपी अकाउंट को शो करते हैं। आगे के लेक्चर के अंदर मैंने आपको समझाया था, ठीक है। इसके आगे वाले पॉइंट के अंदर मैंने आपको समझाया था कि इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम पे करती है उसमें से जो सरेंडर वैल्यू का पोर्शन होता है वो सेकंड मेथड के अंदर उसको बैलेंस शीट के अंदर शो करते हैं एज अ जेएलपी अकाउंट, बैलेंस शीट में असेट साइड शो करते हैं। तो सेकंड मेथड का अगर क्वेश्चन है तो सेकंड मेथड में क्या करूँ, तो इंश्योरेंस कंपनी से जो पैसा मिला उसमें से जेएलपी अकाउंट का बैलेंस माइनस कर दो। जेएलपी अकाउंट का बैलेंस आपको कहाँ मिलेगा, तो बैलेंस शीट में असेट साइड जेएलपी अकाउंट का बैलेंस होगा, कौन सी वैल्यू पे होगा, सरेंडर वैल्यू। तो ये जेएलपी अकाउंट का जो बैलेंस होगा सरेंडर वैल्यू पे वो इंश्योरेंस कंपनी से जो पैसा मिला उसमें से माइनस कर दो और जो बैलेंस बचे अगेन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाके क्रेडिट कर दो। इसका आंसर जो डिफरेंस आया ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर, ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाके क्रेडिट कर दो। दिस इज योर सेकंड मेथड आंसर, ये सेकंड मेथड हो गया बराबर। नाउ थर्ड मेथड आंसर। थर्ड मेथड के अंदर क्या करेंगे, तो थर्ड मेथड का नाम था जेएलपी रिजर्व मेथड। थर्ड मेथड जेएलपी रिजर्व मेथड। ओके, वन मोर क्वेश्चन। सेकंड मेथड के अंदर आपको पता कैसे चलेगा कि ये सेकंड मेथड का क्वेश्चन है। जैसे फर्स्ट मेथड में मैंने आपको बताया कि हिंट दिया होगा, वैसे सेकंड मेथड में भी हिंट दिया होगा। तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये सेकंड मेथड का क्वेश्चन है, तो सेकंड मेथड के क्वेश्चन में बैलेंस शीट के अंदर आपको जेएलपी अकाउंट दिया होगा। आपके पास क्वेश्चन जो होगा फुल क्वेश्चन, वो फुल क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट में असेट साइड जेएलपी अकाउंट नाम का कोई अकाउंट दिया हो तो इसका मीनिंग समझना कि सेकंड मेथड का क्वेश्चन है। ओके, या तो एडजस्टमेंट में ऐसा लिखा हो कि बैलेंस शीट में असेट साइड जेएलपी को सरेंडर वैल्यू पे शो किया है, बैलेंस शीट में असेट साइड जेएलपी को सरेंडर वैल्यू पे शो किया है, या बैलेंस शीट में जेएलपी को असेट शो किया है, या सरेंडर वैल्यू पे बैलेंस शीट में जेएलपी शो किया है, या सिंपल आप बैलेंस शीट देख लो और बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड अगर आपको जेएलपी अकाउंट दिखे तो इसका मीनिंग है सेकंड मेथड है। बैलेंस शीट में जेएलपी अकाउंट ना हो तो इट्स अ फर्स्ट मेथड। बहुत सिंपल है आइडेंटिफाई करना कि फर्स्ट मेथड है, सेकंड मेथड है कि थर्ड मेथड है। क्वेश्चन के अंदर आपको देख लेना है बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट है, जेएलपी का एडजस्टमेंट है, पर बैलेंस शीट में जेएलपी अकाउंट ही नहीं है, इसका मीनिंग वो पीएनएल में डेबिट हुआ होगा, तो इट्स अ फर्स्ट मेथड। अगर बैलेंस शीट में असेट से जेएलपी अकाउंट का बैलेंस आपको दिख रहा है तो इट्स अ सेकंड मेथड क्वेश्चन, ठीक है। तो सेकंड मेथड के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, तो इंश्योरेंस कंपनी जो पैसा देती है उसमें से जेएलपी अकाउंट का बैलेंस माइनस करेंगे और जो बाकी बचा वो पार्टनर्स में क्रेडिट कर देंगे। अगेन इंश्योरेंस कंपनी से कितना पैसा मिलेगा सेकंड मेथड में, तो अगर डेथ का क्वेश्चन है तो पॉलिसी वैल्यू और रिटायरमेंट का क्वेश्चन है तो सरेंडर वैल्यू, सेम आंसर, ठीक है। नाउ थर्ड मेथड, नाम है इसका जेएलपी रिजर्व मेथड। अब पहला क्वेश्चन ये सोचते कि पता कैसे चलेगा कि थर्ड मेथड का क्वेश्चन है, तो पता चलेगा ऐसे कि बैलेंस शीट में असेट साइड आपको जेएलपी दिया हो, बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन में दिया होगा, वो बैलेंस शीट में असेट साइड आपको जेएलपी का बैलेंस दिया हो, लायबिलिटी साइड जेएलपी रिजर्व दिया हो, बैलेंस शीट में असेट साइड जेएलपी लिखा हो और लायबिलिटी साइड जेएलपी रिजर्व लिखा हो, दोनों लिखा हो और दोनों हमेशा सरेंडर वैल्यू पे होता है। जेएलपी रिजर्व हमेशा दोनों सरेंडर वैल्यू पे होता है। तो बैलेंस शीट में असेट साइड जेएलपी और लायबिलिटी साइड जेएलपी रिजर्व दोनों अगर बैलेंस शीट में दिया है तो इसका मीनिंग समझना कि थर्ड मेथड है। बैलेंस शीट में जेएलपी ना हो तो इट्स अ फर्स्ट मेथड, बैलेंस शीट में असेट साइड जेएलपी हो तो इट्स अ सेकंड मेथड, एंड बैलेंस शीट में जेएलपी असेट साइड हो और जेएलपी रिजर्व लायबिलिटी साइड हो तो इट्स अ थर्ड मेथड क्वेश्चन, ठीक है। तो ये थर्ड मेथड का क्वेश्चन हो तो क्या करेंगे, तो उसके अंदर दो आंसर है। फर्स्ट आंसर जो सेकेंड मेथड में किया था उतना तो करना ही है, जो सेकेंड मेथड के अंदर किया था उतना तो करना ही है, मीनिंग सेकेंड मेथड में हमने क्या लिखा था आंसर, तो इंश्योरेंस कंपनी से जो पैसा मिले उसमें से जेएलपी अकाउंट का बैलेंस माइनस करो और बाकी बचे ये बाकी जो बैलेंस बचे ये बैलेंस को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दो। बैलेंस जो बचे उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दो। दिस इज योर फर्स्ट मेथड आंसर। एंड सेकेंड मेथड में क्या करेंगे, सेकेंड मेथड में बैलेंस शीट के अंदर एक जेएलपी रिजर्व नाम का अकाउंट होगा, बैलेंस शीट के अंदर जेएलपी रिजर्व का अकाउंट होगा, ये भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दो, इसको भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दो। दिस इज योर थर्ड मेथड आंसर, थर्ड मेथड होगा। सो तीनों मेथड का मैंने ये शॉर्टकट लिख लिया, आप तीनों मेथड का शॉर्टकट पहले लिख लो कि इसमें क्या करेंगे। अब ये जो मैंने आपको शॉर्टकट समझाया इसका मैं आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, एकदम फटाफट आपका आंसर कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं स्पीड में, एडजस्टमेंट देखते ही आपको आंसर पता चल जाए ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसके ऊपर से ये जो शॉर्टकट मैंने आपको समझाया इसके ऊपर से हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चन।
एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ क्या कौन सी मेथड में क्या करना है। फर्स्ट मेथड नाम क्या था, जेएलपी एक्सपेंस मेथड। सेकंड मेथड नाम क्या था, जेएलपी सरेंडर वैल्यू मेथड है, जेएलपी एसेट मेथड। थर्ड मेथड का नाम क्या था, जेएलपी रिजर्व मेथड। फर्स्ट मेथड में क्या करेंगे, तो इंश्योरेंस कंपनी से जो पैसा आया पार्टनर्स में बांट दो। सेकंड मेथड में क्या करेंगे, जो पैसा आया इंश्योरेंस कंपनी से उसमें से जेएलपी अकाउंट माइनस करके बाकी का जो बैलेंस बचा वो पार्टनर्स में बांट दो। थर्ड मेथड का क्वेश्चन हो तो दो आंसर, एक इंश्योरेंस कंपनी से जो पैसा है उसमें से जेएलपी माइनस करके बाकी पैसा पार्टनर्स में बांट दो, और बैलेंस शीट में जो जेएलपी रिजर्व है वो भी पार्टनर्स में बांट दो। ठीक है, एकदम क्लियर है। ठीक है, अब ये शॉर्टकट के ऊपर से एक क्वेश्चन लेते हैं जिसको आपको सॉल्व करना है। एक नहीं, दो तीन क्वेश्चन करेंगे छोटे छोटे, जो आपको एग्जाम में आंसर कैसे लाना है वो आपको समझाएंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल, छोटा सा क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, पॉलिसी वैल्यू, पॉलिसी अमाउंट क्वेश्चन के अंदर आपको बोला है 10 लाख रुपए की पॉलिसी है, 10 लाख रुपए पॉलिसी वैल्यू क्वेश्चन में आपको दिया है, और इसकी सरेंडर वैल्यू, सरेंडर वैल्यू क्वेश्चन में आपको बोला है कि 4 लाख रुपीज़ है। ठीक है, 10 लाख रुपए इसकी पॉलिसी वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 1 एक शॉर्ट सम जैसा क्वेश्चन है। जो कंसेप्ट मैंने आपको समझाया, शॉर्टकट जो मैंने आपको समझाया, इसको हम कैसे यूज़ करेंगे वो समझने के लिए हम एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहे हैं। इसमें पॉलिसी वैल्यू अगर आपको बोला है 10 लाख रुपए पॉलिसी वैल्यू है और सरेंडर वैल्यू अगर 4 लाख रुपए है, तो पहले ये बताओ कि पॉलिसी वैल्यू कब मिलेगा, सरेंडर वैल्यू कब मिलेगा। तो पॉलिसी वैल्यू कब मिलती है, तो जब कोई पार्टनर की डेथ हो जाए तो पॉलिसी वैल्यू मिलेगा, और अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाए तो क्या मिलेगा, सरेंडर वैल्यू। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपको ये बोला है फर्स्ट सिचुएशन कि ये क्वेश्चन डेथ का है, अगर आपको ये बोला है कि क्वेश्चन डेथ का है, डेथ का क्वेश्चन है, पार्टनर की डेथ हो चुकी है और डेथ का क्वेश्चन है और फर्स्ट मेथड है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि डेथ का क्वेश्चन है और फर्स्ट मेथड है। आपको दो चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है, हमेशा क्वेश्चन में दो चीज़ें आइडेंटिफाई करो। जेएलपी का क्वेश्चन आए तो फर्स्ट आप दो चीज़ें आइडेंटिफाई करो कि क्वेश्चन डेथ का है कि रिटायरमेंट का, और दूसरा ये आइडेंटिफाई करो कि मेथड कौन सी है, फर्स्ट सेकंड की थर्ड मेथड। क्वेश्चन डेथ का है या रिटायरमेंट का, और दूसरा आइडेंटिफाई करो कि मेथड कौन सी है, फर्स्ट सेकंड या थर्ड कौन सी मेथड का क्वेश्चन है। अगर आपको क्वेश्चन में बोला है कि डेथ का क्वेश्चन है और फर्स्ट मेथड है, ठीक है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया फर्स्ट मेथड है, तो उसका आंसर क्या होगा, तो उसका शॉर्टकट ये था कि अगर डेथ का क्वेश्चन है, इंश्योरेंस पहली मेथड का क्वेश्चन है, तो इंश्योरेंस कंपनी से जो पैसा मिले वो सीधा पार्टनर्स में जाके डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो मुझे ये बताओ कि ये सिचुएशन में आपको इंश्योरेंस कंपनी कितने पैसे देगी, डेथ का क्वेश्चन है 10 लाख या 4 लाख, तो 10 लाख रुपए मिलेंगे। तो आंसर फर्स्ट मेथड का क्या होगा, तो 10 लाख रुपए जो आपको मिले सीधा हम क्या करेंगे, सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाके ये 10 लाख रुपए हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। फर्स्ट मेथड होगा, बस इतना ही करना है। 10 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी से मिले, 10 लाख रुपए पार्टनर को क्रेडिट कर दो इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फर्स्ट मेथड होगा। अगर यही क्वेश्चन सेकंड मेथड का होता तो क्या करते, इसी क्वेश्चन को बोले सेकंड मेथड का क्वेश्चन होता तो क्या करते, पार्टनर की डेथ हो चुकी है और सेकंड मेथड का क्वेश्चन है, तो इंश्योरेंस कंपनी से जो पैसा मिला, तो इंश्योरेंस कंपनी से जो पैसा मिला मीनिंग 10 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी से मिला, इसमें से आपको याद होगा माइनस करने के लिए बोला था मैंने शॉर्टकट यहाँ पे सेकंड मेथड के शॉर्टकट में, कि इंश्योरेंस कंपनी से जो पैसा मिले इसमें से बैलेंस शीट में जो जेएलपी हो वो माइनस करो। अब बैलेंस शीट में जेएलपी कौन से वैल्यू पे शो होता है, तो बैलेंस शीट में जेएलपी हमेशा सरेंडर वैल्यू पे शो होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको सरेंडर वैल्यू 4 लाख रुपए बोला था क्वेश्चन में, तो 10 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी से मिला, तो 4 लाख रुपए इसकी जो सरेंडर वैल्यू है वो माइनस कर दो, वो माइनस कर दो, और जो बाकी बचा 6 लाख रुपए, वो 6 लाख रुपए बाकी बचे वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दो, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दो 6 लाख रुपए। ये सेकंड मेथड होगा। ठीक है, थर्ड मेथड, अगर ये थर्ड मेथड का क्वेश्चन होता, अगर ये थर्ड मेथड का क्वेश्चन होता एंड अगर ये थर्ड मेथड का क्वेश्चन होता, तो इसके अंदर दो आंसर होते हैं। थर्ड मेथड के क्वेश्चन में दो आंसर होते हैं। फर्स्ट आंसर जो सेकंड मेथड में किया था सेम कॉपी, दैट इज इंश्योरेंस कंपनी से जो पैसे मिले 10 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी से मिले, इसमें से सरेंडर वैल्यू जो बैलेंस शीट में जेएलपी की जो सरेंडर वैल्यू है वो माइनस कर दो, और बाकी जो बचा 6 लाख रुपए ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दो, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दो। ये फर्स्ट आंसर सेकंड थर्ड मेथड का। और थर्ड मेथड में दूसरा भी एक आंसर था क्या, तो थर्ड मेथड में बोला था कि जेएलपी रिजर्व का जो बैलेंस पड़ा हो, ये वाला बैलेंस शीट में जेएलपी रिजर्व का जो बैलेंस हो वो भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। मीनिंग जेएलपी रिजर्व का बैलेंस कितना होगा, तो जितना बैलेंस शीट में जेएलपी होता है उतना ही बैलेंस शीट में जेएलपी रिजर्व होता है, दोनों हमेशा सेम वैल्यू पे शो होता है। तो जेएलपी का बैलेंस अगर 4 लाख है, जेएलपी भी सरेंडर वैल्यू पे होता है, जेएलपी रिजर्व भी सरेंडर वैल्यू पे होता है। तो जेएलपी अगर 4 लाख पे होगा बैलेंस शीट में, तो जेएलपी रिजर्व भी 4 लाख पे होगा। तो बाकी जो बचा जेएलपी रिजर्व, जेएलपी रिजर्व का जो बैलेंस होगा 4 लाख रुपए, ये भी क्या करेंगे,
तो ये भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। ये थर्ड मेथड का आंसर होगा। अब आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि तीनों मेथड में से कोई भी मेथड आप फॉलो करो तो पार्टनर्स को कोई लॉस नहीं है, पार्टनर्स को हर सिचुएशन में कोई लॉस नहीं है। ऐसा कैसे समझना। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट मेथड के अंदर दिख रहा है आपको पार्टनर को 10 लाख रुपए मिल रहे हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में 10 लाख रुपए क्रेडिट हो रहा है फर्स्ट मेथड में। सेकंड मेथड में आप देखो तो 10 लाख में से 4 लाख रुपए माइनस किए तो 6 लाख रुपए पार्टनर्स को क्रेडिट हो रहे। तो एक्चुअली आप देखने जाओ तो आपको दिखेगा 6 लाख रुपए पार्टनर्स को मिल रहा है, बट एक्चुअली 6 लाख नहीं 10 लाख रुपए मिल रहा है। कैसे समझाऊँ। तो यहाँ पे आपको 10 माइनस 4 किया तो 6 लाख रुपए पार्टनर को मिल रहा है, ये तो समझ आया। बट इसके सिवाय आपने जो 4 लाख रुपए जब आपने प्रीमियम पे किया होगा तो प्रीमियम को पीएनएल अकाउंट में डेबिट नहीं किया होगा। वापस एक बार मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि तीनों मेथड में से आप कोई भी मेथड फॉलो करो, पार्टनर्स को कोई लॉस नहीं है हर सिचुएशन में। आप फर्स्ट मेथड फॉलो करो, सेकंड फॉलो करो या थर्ड फॉलो करो, तीनों मेथड में पार्टनर्स को सेम अमाउंट मिलती है। पार्टनर्स को कोई लॉस नहीं है कि आप मेथड कौन सी फॉलो करो, क्योंकि मेथड फॉलो करने से पार्टनर को लॉस नहीं होना चाहिए ओबियसली। तो तीनों मेथड का आंसर सेम ही है। कैसे सेम है, आपको इनडायरेक्टली सेम आंसर है। आपको समझ में आया हो तो आंसर सेम है, कैसे समझने का ट्राई करना। वापस एक बार रिपीट करता हूँ। फर्स्ट मेथड में आपको क्या दिख रहा है, तो फर्स्ट मेथड में 10 लाख रुपए पार्टनर को मिल रहा है, ऐसा दिख रहा है। तो फर्स्ट मेथड में 10 लाख मिले। सेकंड मेथड में आप देखो तो 10 में से 4 लाख रुपए माइनस किए तो 6 लाख रुपए पार्टनर को मिले। बट जब आपने प्रीमियम पे किया था तो आपने प्रीमियम सेकंड मेथड में पीएनएल में डेबिट नहीं किया था, हमने प्रीमियम को बैलेंस शीट में असेट साइड शो किया था। 4 लाख रुपए बैलेंस शीट में असेट साइड दिखाया था। अब ये 4 लाख रुपए अगर आपने बैलेंस शीट में असेट साइड दिखाया था तो ऑब्वियसली आपने पीएनएल में 4 लाख रुपए डेबिट कम किया होगा। 4 लाख रुपए अगर आपने बैलेंस शीट में शो किया तो 4 लाख रुपए अपने पीएनएल में डेबिट कम किया होगा। एंड पीएनएल डेबिट कम करोगे तो इतना प्रॉफिट ज़्यादा आएगा। पीएनएल डेबिट 4 लाख रुपए कम किया तो पार्टनर्स को 4 लाख रुपए प्रॉफिट ज़्यादा पहले मिल चुका है। समझ आया आपको। पार्टनर्स को पहले 4 लाख रुपए ऑलरेडी ज़्यादा मिल चुका है इन अ फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि पीएनएल आपने 4 लाख रुपए बैलेंस शीट में दिखाया तो पीएनएल में 4 लाख रुपए कम डेबिट हुए, और 4 लाख रुपए कम डेबिट हुए तो प्रॉफिट ज़्यादा आया तो प्रॉफिट कौन ले गया, पार्टनर ले गए। तो 4 लाख रुपए ऑलरेडी पहले पार्टनर को मिल चुका है, तो अब पार्टनर को 10 लाख लेना है तो 4 लाख रुपए पहले मिल चुका है प्रॉफिट के फॉर्म में, तो अब 6 लाख रुपए और दे दो, हो गया 10 लाख रुपए। फर्स्ट मेथड में कितना मिला, 10 लाख। सेकेंड मेथड में 6, अभी 4 पहले मिल चुका, टोटल कितना, 10 लाख। और थर्ड मेथड का आंसर देख लो, तो थर्ड मेथड में भी सेम आंसर है। 10 लाख माइनस 4 लाख 6 लाख हुआ, और 4 लाख रुपए रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किया, टोटल कितना हुआ, 6 और 4 10। ठीक है, 6 लाख रुपए ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और 4 लाख रुपए रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हुआ, अगेन 10 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूट हुआ। मीनिंग आप तीनों मेथड का आंसर चेक करो तो तीनों मेथड में पार्टनर को कितने रुपए मिल रहे हैं, अगेन 10 लाख रुपए मिल रहे हैं पार्टनर्स को। यानी आप मेथड कोई भी फॉलो करो, पार्टनर्स को कोई लॉस नहीं है। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल, इसी क्वेश्चन को, इसी टाइप के क्वेश्चन को एक और बार मैं लेता हूँ, चलो आपको और क्लैरिटी आएगी। और एक और चीज़, चलो ये तो मैंने आपको डेथ का क्वेश्चन समझाया, अगर ये क्वेश्चन रिटायरमेंट का होता तो क्या करते, यही क्वेश्चन अगर रिटायरमेंट का होता तो क्या करते। तो इसके अंदर छोटा सा चेंज क्या आता, यहाँ पे ये अमाउंट मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे जहाँ जहाँ चेंज आएगा वो अमाउंट चेंज कर लेते। अगर सपोज यही क्वेश्चन रिटायरमेंट का होता तो क्या करते। तो रिटायरमेंट की सिचुएशन में 10 लाख रुपए पॉलिसी वैल्यू है, 4 लाख रुपए सरेंडर वैल्यू है। तो आप बताओ, ये जो मैंने पहले समझाया वो डेथ वाली सिचुएशन समझाई। अब अगर यही क्वेश्चन अगर रिटायरमेंट का होता तो क्या करते हैं। तो रिटायरमेंट के क्वेश्चन में इंश्योरेंस कंपनी आपको सरेंडर वैल्यू पे करेगा, एंड सरेंडर वैल्यू अगर मिलता है तो फर्स्ट मेथड में 4 लाख रुपए आपको मिलेंगे, सरेंडर वैल्यू इज 4 लाख। तो क्या करेंगे, तो फर्स्ट मेथड अगर क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगर फर्स्ट मेथड का है तो 4 लाख रुपए पार्टनर्स को क्रेडिट कर देंगे। अगर ये क्वेश्चन सेकंड मेथड का है, अगर ये क्वेश्चन सेकंड मेथड का है तो 4 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा, और बैलेंस शीट में सरेंडर वैल्यू भी 4 लाख होगा। बैलेंस शीट में इंश्योरेंस कंपनी से 4 लाख मिलेगा और बैलेंस शीट में सरेंडर वैल्यू भी 4 लाख होगा। तो 4 में से 4 माइनस करो, तो फिर इस सिचुएशन में यहाँ पे पार्टनर्स को कुछ भी नहीं मिलेगा। इस सिचुएशन में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कुछ भी नहीं आएगा, जीरो आंसर होगा, पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा। 4 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी दे रही है, 4 लाख रुपए बैलेंस शीट में जेएलपी का बैलेंस है, तो 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 0। फर्स्ट मेथड में कितना मिलेगा, 4, सेकेंड मेथड में 0, थर्ड मेथड में क्या, ओके थर्ड मेथड में यहाँ पे 2 आंसर है, उसमें फर्स्ट आंसर 0 हो जाएगा, 4 लाख रुपए माइनस 4 लाख रुपए, तो एक आंसर 0 हो जाएगा। और दूसरा आंसर 4 लाख रुपए जेएलपी रिजर्व पड़ा होगा, वो 4 लाख रुपए पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यानी फर्स्ट मेथड का आंसर क्या, 4 लाख, सेकंड मेथड का आंसर 0, थर्ड मेथड का आंसर क्या, तो 4 लाख माइनस 4 लाख 0, और 4 लाख रुपए जो रिजर्व था वो पार्टनर को जाएगा। ठीक है, ये अगर रिटायरमेंट का क्वेश्चन होगा तो ये आंसर होगा। चलो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दे,
चेंज ये करते हैं कि पॉलिसी वैल्यू को चेंज कर देते हैं, सरेंडर वैल्यू को चेंज कर लेते हैं और बाकी के सारे आंसर चेंज हो जाएंगे अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो इसके अंदर क्या चेंज आएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करके देखते हैं, अलग अलग सिचुएशन में क्या चेंज आएगा। फॉर एग्जाम्पल पॉलिसी वैल्यू आपको बोला है 15 लाख रुपए है पॉलिसी वैल्यू, और 5 लाख रुपए बोला है फॉर एग्जाम्पल सरेंडर वैल्यू। 15 लाख रुपए पॉलिसी वैल्यू है, 5 लाख रुपए सरेंडर वैल्यू, क्वेश्चन डेथ का है। चलो आप सॉल्व करो। अगर क्वेश्चन डेथ का है, बोलो फर्स्ट मेथड का आंसर क्या होगा, डेथ में 15 लाख मिलेगा कि 5 लाख मिलेगा, तो 15 लाख मिलेगा। तो फर्स्ट मेथड का आंसर क्या होगा, तो 15 लाख जो मिला पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो फर्स्ट मेथड ओवर। सेकंड मेथड में क्या करेंगे, तो सेकंड मेथड में 15 लाख मिलेगा माइनस बैलेंस शीट में जेएलपी रिजर्व, जेएलपी कितना बैलेंस होगा, 5 लाख सरेंडर वैल्यू होगा, तो 15 माइनस 5 करेंगे तो 10 लाख रुपए पार्टनर्स को क्रेडिट कर देंगे। थर्ड मेथड में क्या होगा, तो थर्ड मेथड में दो आंसर, 15 लाख माइनस 5 लाख, 10 लाख रुपए पार्टनर को क्रेडिट करेंगे, और दूसरा आंसर 5 लाख रुपए रिजर्व पड़ा होगा, ये 5 लाख रुपए जो रिजर्व है, ये 5 लाख रुपए रिजर्व पार्टनर्स को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, ये डेथ का क्वेश्चन हुआ। अगर ये क्वेश्चन रिटायरमेंट का होता तो क्या करते, तो अगेन आंसर चेंज हो जाएगा। अगेन क्वेश्चन रिटायरमेंट का क्वेश्चन होता तो क्या करते, चलो आप बताओ, सोचो। अगर क्वेश्चन रिटायरमेंट का होता तो 15 लाख मिलेगा कि 5 लाख मिलेगा, तो 5 लाख मिलेगा। तो फर्स्ट मेथड का आंसर क्या होगा, 5 लाख पार्टनर को। ठीक है, सेकेंड मेथड का आंसर क्या होगा, तो 5 लाख माइनस 5 लाख, पार्टनर को क्या मिलेगा, जीरो, नील। थर्ड मेथड के अगर क्वेश्चन होता रिटायरमेंट का तो क्या करते, तो आंसर 5 लाख माइनस 5 लाख, एक आंसर जीरो हो जाता और दूसरा आंसर क्या होता, तो 5 लाख रुपीज़ पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते। ठीक है, समझ आया आपको। आप कोई भी सिचुएशन लेके एक आध दो एग्जांपल और आप खुद बना के इसको सॉल्व कर सकते हैं। हर सिचुएशन में रिटायरमेंट में सेकेंड मेथड का आंसर जीरो आएगा। ठीक है, और डेथ के क्वेश्चन में हर जगह पे कुछ ना कुछ पार्टनर्स को मिलेगा। बट अल्टीमेटली आपको समझ आया, तीनों मेथड में से कोई भी अगर मेथड फॉलो करते हो तो इसमें पार्टनर को कोई लॉस नहीं है, जस्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिफरेंटली हो रहा है, बट इसमें पार्टनर्स को कोई लॉस कहीं हो रहा नहीं है। सो पार्टनर को हमेशा इक्वल अमाउंट मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट वी आर स्टार्टिंग, दैट इज रिगार्डिंग एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 37 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 37, पहले ये समझते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 37 होता क्या है। अगेन ये जो कंसेप्ट है ये कहीं पे एडजस्टमेंट के फॉर्म में आपको रिटायरमेंट डेथ के क्वेश्चंस के अंदर आपको ये नॉर्मली डेथ के क्वेश्चंस के अंदर पॉसिबल है, जो ये सेक्शन एप्लीकेशन आपको पूछ सकता है। ज़्यादातर होता नहीं है क्वेश्चन के अंदर, बट ऐसा एक सेक्शन है, ऐसा एक प्रोविज़न है पार्टनरशिप एक्ट के अंदर जो इम्पोर्टेंट है, जो समझना। और मे बी इसका क्वेश्चन को अगर डिफ़िकल्ट बनाना हो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाना हो, तो एक सेक्शन का एप्लीकेशन आपको एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं। सो ये सेक्शन होता क्या है, सेक्शन 37 क्या है, इसको समझते हैं पहले। सेक्शन 37 ये कहता है कि अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाए, अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाए या कोई पार्टनर रिटायर हो जाए, तो उस सिचुएशन में नॉर्मली हम ये करते हैं कि उसका जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है उसको हम इमीडिएटली रिपेमेंट कर लेते हैं। जब कोई पार्टनर रिटायर हो जाए, कोई पार्टनर की डेथ हो जाए, तो उसका कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होता है उसको इमीडिएटली रिपेमेंट कर देना होता है, एक्सेप्ट वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लोन के फॉर्म में रखने के लिए एग्री हुआ हो। अगर पार्टनर कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है अगर वो लोन के फॉर्म में रखने के लिए एग्री है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ठीक है, तो उसको रिपेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, लोन के फॉर्म में आप रख सकते हैं। बट इन द सिचुएशन पार्टनर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस के कैपिटल अकाउंट के पैसे वापस मांग रहा है रिटायरमेंट या डेथ के अंदर, तो रिटायरमेंट या डेथ में पार्टनर या उसके लीगल एग्जीक्यूटिव्स पैसे वापस मांग रहे हैं, बट पार्टनरशिप फर्म के पास कैश नहीं है उसको पे करने के लिए, या हमने उसको लेट पेमेंट किया, उसको जब पेमेंट करना था रिटायरमेंट या डेथ के टाइम तब उसको पेमेंट नहीं हुआ और पेमेंट लेट हुआ, तो उस सिचुएशन में ये सेक्शन 37 एप्लीकेशन में आता है। यानी सेक्शन 37 जो है, ये सेक्शन 37 का कैलकुलेशन कैसे होता है वो समझना। वापस एक बार मैं लॉजिक समझाता हूँ, पहले आपको ये सेक्शन 37 का एप्लीकेशन कब आता है। तो सेक्शन 37 ये कहता है कि जब कोई पार्टनर की डेथ हो जाए, जब कोई पार्टनर की डेथ हो जाए या अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाए, कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है या कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है, तब ये सेक्शन 37 का एप्लीकेशन आता है। फॉर एग्जाम्पल अपना अकाउंटिंग ईयर 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है और अपना अकाउंटिंग ईयर समझो 31 दिसंबर को ख़त्म हो रहा है। 1 जनवरी से अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो रहा है, 31 दिसंबर को ये अकाउंटिंग ईयर अपना खत्म हो रहा है, फॉर एग्जांपल कैलेंडर ईयर है। और इसके बीच में यहाँ पे कहीं पे फॉर एग्जांपल 1 अक्टूबर को कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है। अगर 1 अक्टूबर को अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है तो ये 9 मंथ्स के बाद डेथ हुई, 9 मंथ्स के बाद डेथ हुई, जनवरी से लेके सितंबर तक पार्टनर था,
1 अक्टूबर को डेथ हो गई 9 मंथ्स के बाद, तो 9 मंथ्स के बाद डेथ हो गई और उसके बाद 3 महीने बाद ईयर एंड हो जाएगा। अक्टूबर नवंबर दिसंबर टोटल 12 महीने का अकाउंटिंग ईयर है, उसमें 9 मंथ्स तक पार्टनर था और 9 मंथ्स के बाद डेथ हो गई, 3 महीने तक वो पार्टनर नहीं था, ठीक है, और 3 महीने बाद ईयर एंड हुआ। अब अगर 1 अक्टूबर को डेथ हुई है पार्टनर की, तो उसका जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है उसके लीगल एग्जीक्यूटिव्स को 1 अक्टूबर को ही दे देना पड़ेगा जब उसकी डेथ हो गई। तो कैलकुलेट करके उसका जो कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है उसके लीगल एग्जीक्यूटिव्स को दे देना पड़ेगा, एक्सेप्ट उसके लीगल एग्जीक्यूटिव्स कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो लोन में ट्रांसफर करने के लिए एग्री हो जाए तो बात अलग है, बट अदरवाइज उसका जो कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है उसको इमीडिएटली रीपेमेंट करना पड़ेगा। यानी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बोलो पेमेंट कब होना चाहिए, 1 अक्टूबर को पेमेंट हो जाना चाहिए। बट अगर हम उसके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 1 अक्टूबर को पे नहीं कर पाए और हमने उसको लेट पेमेंट किया, एक्चुअली पेमेंट करना था 1 अक्टूबर को, बट एक्चुअली सपोज हमने पेमेंट किया 31 दिसंबर को, तो हम 3 महीने लेट है। उसका अक्टूबर में पेमेंट होना चाहिए था बट हमने उसको दिसंबर में पेमेंट किया, अक्टूबर में हमारे पास पैसे नहीं थे बट दिसंबर में पेमेंट किया, तो 3 महीने हम लेट है। तो 3 महीने जब हम लेट है तो उस सिचुएशन में पार्टनर के लीगल एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर लीगल एग्जीक्यूटिव्स के पास 2 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन सेक्शन 37 वहाँ पे एप्लीकेशन में आता है, बिकॉज आपने लेट पेमेंट किया उसका कैपिटल अकाउंट का, तो वहाँ पे सेक्शन 37 एप्लीकेशन में आता है। पहले आपको ये समझ आया कि सेक्शन 37 का एप्लीकेशन कब आता है। अब सेक्शन 37 के प्रोविजंस क्या है वो समझो। तो सेक्शन 37 में प्रोविजन जो है वो 2 यहाँ पे प्रोविजन एप्लीकेबल होता है। फर्स्ट, उसके जो लीगल एग्जीक्यूटिव्स है उसके पास 2 ऑप्शन आ जाते हैं, 2 पावर आ जाता है। फर्स्ट, वो लीगल एग्जीक्यूटिव्स जो है वो जितना हमने लेट पेमेंट किया वो लेट पेमेंट के ऊपर जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है उसके ऊपर कैपिटल अकाउंट के बैलेंस पे वो 6% पर एनम के हिसाब से वो इंटरेस्ट डिमांड कर सकता है। कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है 1 अक्टूबर का, मीनिंग जिस दिन डेथ हुई या रिटायरमेंट हुआ उस दिन का जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, मीनिंग 1 अक्टूबर को डेथ हुई तो 1 अक्टूबर को जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस था उसके ऊपर सामने वाले पार्टनर या उसके लीगल एग्जीक्यूटिव 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट डिमांड कर सकते हैं पार्टनरशिप फर्म के पास से, ठीक है। ये लोन के पैसे नहीं है, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के पैसे है जिसके ऊपर उसके लीगल एग्जीक्यूटिव या पार्टनर 6% इंटरेस्ट डिमांड कर सकता है। ओके, जितना आपने लेट पेमेंट किया उसके हिसाब से 6% का इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। और यहाँ पे बीच में एंड नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे बीच में क्या है, और में ये या ये दोनों नहीं। दूसरा ऑप्शन ये है और करके कि पार्टनर जितना प्रॉफिट हुआ था जब वो पार्टनर नहीं था, जितना उस ड्यूरेशन में जितना प्रॉफिट हुआ था वो प्रॉफिट में से वो प्रॉफिट शेयरिंग डिमांड कर सकता है, प्रॉफिट में से प्रॉफिट शेयरिंग डिमांड कर सकते हैं। और प्रॉफिट शेयरिंग जो होगा वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं होगा, प्रॉफिट शेयरिंग कैपिटल रेशियो में डिमांड कर सकते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं, प्रॉफिट शेयरिंग कैपिटल रेशियो के अंदर वो प्रॉफिट शेयरिंग को डिमांड कर सकते हैं। ओके, अब मैं आपको ये चीज़ को मैं एग्जांपल के फॉर्म में ऊपर समझाऊँ आपको। ये जो मैंने एग्जांपल दिया था कि 1 जनवरी से अपना अकाउंटिंग ईयर चालू हो रहा है एंड 1 जनवरी से लेकर ईयर एंड कब हो रहा है, दिसंबर में हो रहा है। एंड 1 अक्टूबर को अगर पार्टनर की डेथ हो जाती है तो 1 अक्टूबर को उसका कैपिटल अकाउंट का रीपेमेंट कर देना पड़ेगा। अगर 1 अक्टूबर को रीपेमेंट नहीं कर पाए तो सेक्शन 37 एप्लीकेशन में आ जाएगा। सेक्शन 37 क्या कहता है कि आपने लेट पेमेंट किया तो पार्टनर या पार्टनर्स के जो लीगल एग्जीक्यूटिव्स के उनके पास 2 ऑप्शन आ जाएंगे। फर्स्ट, या तो वो 6% इंटरेस्ट डिमांड कर सकते हैं या प्रॉफिट शेयरिंग डिमांड कर सकते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग अगर डिमांड करे तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं होगा, कैपिटल रेशियो में होगा। अब क्या होगा सिचुएशन यहाँ पे एग्जांपल में देखें कि 1 अक्टूबर को आपको रीपेमेंट करना था बट एक्चुअली रीपेमेंट आपने 31 दिसंबर को किया, तो आप बताओ कितने महीने लेट पेमेंट किया, 3 महीने लेट पेमेंट किया। तो जितना आपने लेट पेमेंट किया वो 3 महीने का वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है उसके ऊपर 3 महीने का इंटरेस्ट डिमांड कर सकता है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है उसके ऊपर 3 महीने का इंटरेस्ट डिमांड कर सकता है। बराबर 3 महीने का कैसे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने तक उसको पेमेंट नहीं मिला तो 1 अक्टूबर का जो कैपिटल बैलेंस है उसके ऊपर 6% इंटरेस्ट डिमांड कर सकते हैं। 1 जनवरी के कैपिटल अकाउंट के बैलेंस पे नहीं, 1 अक्टूबर को जिसका कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है उसके ऊपर, जिस दिन रिटायरमेंट या डेथ हुई उस दिन का जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है उसके ऊपर वो 3 महीने का इंटरेस्ट डिमांड कर सकता है 6% के हिसाब से। या तो वो 3 महीने में जो प्रॉफिट हुआ, जब वो पार्टनर नहीं था अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 महीने में जो प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट में से प्रॉफिट शेयरिंग डिमांड कर सकता है भले वो पार्टनर नहीं था।
3 महीने तक वो पार्टनर नहीं था, अक्टूबर तक सितंबर तक पार्टनर था, अक्टूबर नवंबर दिसंबर पार्टनर नहीं था, फिर भी वो 3 महीने का वो प्रॉफिट शेयरिंग डिमांड कर सकता है। और वो प्रॉफिट शेयरिंग 3 महीने का डिमांड कर सकता है, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं होगा, दैट विल बी इन द कैपिटल रेशियो। जो पार्टनर रिटायर हो चुका है, जिसकी डेथ हो चुकी है, उसको प्रॉफिट कैपिटल रेशियो में मिलेगा और बाकी पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मिलेगा। जो पार्टनर की डेथ हो चुकी है, रिटायर हो चुका है, उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं कैपिटल रेशियो में मिलेगा, और बाकी जो पार्टनर्स है उनका जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिमांड होगा। ये जो दो ऑप्शन है, इसमें से ये दोनों में से कौन सा ऑप्शन आपको देना है? ये दो ऑप्शन है, ये या ये, दोनों नहीं, फर्स्ट या सेकेंड, दोनों में से कोई एक। ओके, कौन सा देंगे? जो पार्टनरशिप फर्म को अच्छा लगे वो, या जो पार्टनर रिटायर या डेथ हो चुके उसके लीगल एग्जीक्यूटिव्स को अच्छा लगे वो? किसको अच्छा लगे वो देना है, दोनों में से। तो जो बेनिफिशियल होगा रिटायरिंग पार्टनर या उसके लीगल एग्जीक्यूटिव्स को, वो देना है। पार्टनरशिप फर्म को जो अच्छा लगे वो नहीं देना है, ये दोनों में से। विच एवर इज बेनिफिशियल टू द पार्टनर, टू द रिटायरिंग पार्टनर और द लीगल एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द डेड पार्टनर, वो अमाउंट आपको पे करनी है। ऑब्वियसली रिटायरिंग पार्टनर ये दोनों में से कौन सी अमाउंट डिमांड करेगा? जो ज्यादा होगी, मीनिंग आपको तो दोनों कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको दोनों में से जो ज्यादा होगा वो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली एज ए रैशनल बिहेव कोई पर्सन करे तो वो कौन से अमाउंट डिमांड करेगा, जो ज्यादा होगी वो डिमांड करेगा, तो आपको दोनों कैलकुलेट करना पड़ेगा। और ये जो ऑप्शन है ये पार्टनरशिप फर्म का नहीं है, सेक्शन 37 जो पार्टनर रिटायर हो चुका है या जिसकी डेथ हो चुकी है उसके लिए ऑप्शन है, तो वो ये अमाउंट डिमांड कर सकता है और वो अमाउंट आपको पे करनी पड़ेगी, विच एवर इज बेनिफिशियल टू द रिटायरिंग पार्टनर और डेड पार्टनर्स लीगल एग्जीक्यूटिव्स। उसको ये अमाउंट में से जो उसको अच्छा लगे वो देना पड़ेगा। ऑब्वियसली जो ज्यादा आएगा, जो अमाउंट ज्यादा आएगी वो अमाउंट आपको पे करनी पड़ेगी। दिस इज द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 37। अब ये जो मैंने आपको समझाया, इसका एप्लीकेशन क्वेश्चन में करके आपको दिखाता हूँ ये कैसे काम करेगा एग्जैक्टली। ये क्वेश्चन है अपने पास सेक्शन 37 का, तो एग्जैक्टली ये कैसे काम करता है वो भी देख लेते हैं। एबीसी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। 3 पार्टनर्स एबीसी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। सी रिटायर ऑन 1 जुलाई। सी रिटायर हो रहा है कब? 1 जुलाई को। थर्ड पार्टनर 1 जुलाई को रिटायर हो रहा है, डेट पे इंपॉर्टेंस है। On which date the capital account of ABC after all the necessary adjustments are this much। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आपको दे दिया है, कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस दिया है ऑन दिस डेट लिखा है। ऑन दिस डेट का मीनिंग क्या? 1 जुलाई। आपको 1 जनवरी का या 1 अप्रैल का बैलेंस नहीं दिया है, ईयर का स्टार्टिंग का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस नहीं दिया है, पार्टनर की जब डेथ हुई उस दिन का कैपिटल अकाउंट का आपको बैलेंस दिया है। एंड ए एंड बी कंटिन्यू टू कैरी ऑन द बिजनेस फॉर 6 months विदाउट सेटलिंग द अकाउंट ऑफ सी। 6 महीने तक सी को रिटायर कर दिया और 6 महीने तक उसका पेमेंट नहीं किया और ए और बी ने बिजनेस कंटिन्यू किया। सी रिटायर हुआ था 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई को उसका कैपिटल अकाउंट का पेमेंट हो जाना चाहिए था, बट पेमेंट नहीं हुआ और 6 महीने तक बिजनेस कंटिन्यू रहा। सी रिटायर हो गया और ए और बी ने बिजनेस कंटिन्यू रखा, सी का पेमेंट नहीं किया 6 महीने तक। आगे, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम 1 जुलाई द प्रॉफिट वॉज 20,500। वो 6 महीने में जब पार्टनर नहीं था, सी रिटायर हो चुका था, तब उसका प्रॉफिट कितना था? 20,500, 20,500 उसका प्रॉफिट था। एंड क्वेश्चन आपको पूछा है, स्टेट विच 2 ऑप्शंस आर अवेलेबल अंडर सेक्शन 37 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। आपको ये पूछा है कि सेक्शन 37 के एप्लीकेशन में पार्टनर के पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, जो रिटायरिंग पार्टनर है सी उसके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, ये आपको क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, वापस एक बार रिपीट करूँ। पार्टनर सी रिटायर हो रहा है और कब रिटायर हो रहा है? 1 जुलाई को। उसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस पे नहीं हुआ, 6 महीने बाद पेमेंट हुआ, 6 महीने लेट पेमेंट हुआ और उस 6 महीने में प्रॉफिट कितना हुआ था वो आपको दे दिया, 20,500 प्रॉफिट हुआ था। और 1 जुलाई को जब वो पार्टनर रिटायर हुआ था उस दिन का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना था वो आपको क्वेश्चन में दे दिया है। अब आपको बोले कि सेक्शन 37 का एप्लीकेशन करो, तो पार्टनर रिटायर हुआ बट उसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस पेमेंट नहीं हुआ, तो इसकी वजह से सेक्शन 37 का एप्लीकेशन आएगा। एंड सेक्शन 37 क्या कहता है? तो पार्टनर सी के पास 2 ऑप्शन है। फर्स्ट वन, पार्टनर सी की जो कैपिटल थी कितनी थी? तो तीनों पार्टनर की कैपिटल थी, उसमें सी की कैपिटल है 42250। सी की कैपिटल है 42250, तो वो 42250 जो सी की कैपिटल है उसके ऊपर वो 6% इंटरेस्ट डिमांड कर सकता है। और कितने टाइम के लिए डिमांड करेगा? तो 6 महीने के लिए डिमांड कर सकता है, क्योंकि उसका पेमेंट 6 महीने लेट हुआ था। तो 42250 इंटू 6% इंटू 6/12, तो 1267.5, 1268 कर लेते हैं राउंड ऑफ, 1268 वो 6 महीने का इंटरेस्ट डिमांड कर सकता है रिटायरिंग पार्टनर सी। या दूसरा ऑप्शन और करके, सेकेंड ऑप्शन क्या अवेलेबल था? तो सेकेंड ऑप्शन अवेलेबल था कि जो प्रॉफिट हुआ था वो 6 महीने में, उसमें से प्रॉफिट शेयरिंग डिमांड करे बट इन कैपिटल रेशियो।
तो प्रॉफिट शेयरिंग डिमांड करे तो प्रॉफिट कितना हुआ था, तो प्रॉफिट की अमाउंट थी 20,500, तो प्रॉफिट शेयरिंग कैलकुलेट करूँ, प्रॉफिट हुआ था 20,500, उसमें कैपिटल रेशियो में डिवाइड करना है, तो 20,500 प्रॉफिट लिखा, उसमें सी की कैपिटल कितनी, तो सी की कैपिटल 42250, सी की कैपिटल कितनी 42250, और टोटल कैपिटल कितनी, तो टोटल कैपिटल तीनों पार्टनर की टोटल कैपिटल करने की पड़ेगी तो ही वो प्रॉफिट कैपिटल रेशियो निकलेगा। तो 63875, ए की कैपिटल 63875 प्लस 63875, सॉरी सेवन पहला था 73875 प्लस 63875 प्लस 42250, टोटल करे तो 1,80,000 होता है। तीनों की पार्टनर की कैपिटल का बैलेंस 1,80,000 आ रहा है, और ये 1,80,000 आपको समझ आया पार्टनर की कैपिटल कौन से दिन की है, जब वो पार्टनर रिटायर हुआ था उस दिन की कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है। ठीक है, नाउ कैलकुलेट करें, रेशियो में डिवाइड कर दे तो 20500 इंटू 42250 डिवाइडेड बाय 1,80,000 कम्स टू 4812, आंसर आ रहा है 4812। ये 4812 जो आंसर आया था, दिस इज प्रॉफिट शेयरिंग, दिस इज प्रॉफिट शेयरिंग। ओके, अब अपने को तो दोनों ये कैलकुलेट करना पड़ेगा एज पर सेक्शन 37। अब आपको ये सोचना है कि ये दोनों में से पार्टनर सी क्या डिमांड करेगा, तो ऑब्वियसली पार्टनर सी डिमांड क्या करेगा, जितनी अमाउंट हायर है विच एवर इज बेनिफिशियल टू सी, ऑब्वियसली बेनिफिशियल क्या है, तो इसमें जो ज्यादा है, ज्यादा कौन है, प्रॉफिट, प्रॉफिट है 4812। तो अगर सी प्रॉफिट डिमांड करता है तो उसको ये प्रॉफिट की अमाउंट पे करनी पड़ेगी एज पर सेक्शन 37। ये सेक्शन 37 का एप्लीकेशन था। आपको मे बी शॉर्ट सम में भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, या फुल सम के अंदर एडजस्टमेंट के फॉर्म में अगर क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बनाना हो तो आपको ये एडजस्टमेंट सेक्शन 37 का एप्लीकेशन आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे ये सेक्शन 37 का जो एडजस्टमेंट था वो कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है कि गुडविल की एंट्रीज क्या होती है। हमने गुडविल की ट्रीटमेंट समझी थी, हमने पहले गुडविल कैलकुलेट कैसे होता है, अलग अलग मेथड्स देखे थे, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो गुडविल कैलकुलेट करने की अलग अलग मेथड्स हमने देखी थी। अब हम देखेंगे कि गुडविल की एंट्रीज क्या होती है। गुडविल रिकॉर्ड करने के लिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में गुडविल रिकॉर्ड करनी है, तो गुडविल रिकॉर्ड करने के लिए एंट्रीज क्या होती है। यहाँ पे आपको एक गुडविल के क्वेश्चंस यहाँ पे करके दिए हैं। इसमें मैं आपको ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस के सॉल्यूशन यहाँ पे मैं लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एंट्री समझा दूंगा एंड यू कैन कैलकुलेट दी एंट्रीज, यू एज पर दी एंट्रीज यू कैन कैलकुलेट दी सम्स। बहुत सिंपल है, एक बार एंट्रीज आप समझ लो, फिर इसके अंदर एंट्रीज में आपको जस्ट अमाउंट आपको पुटअप करनी है, दैट्स इट, बहुत सिंपल है। सो मैं आपको ये जो पॉइंट है एच नंबर का, उसमें पॉइंट नंबर 1, 2 और ये पॉइंट नंबर 3, ठीक है, उसकी एंट्रीज जो है, उसके बाद ये जो हिडन गुडविल का जो कंसेप्ट है ये अलग ही कंसेप्ट है, ये मैं अलग से आपको समझाऊंगा, ये अलग ही कंसेप्ट है, ये गुडविल की एंट्रीज से रिलेटेड नहीं है, अलग कंसेप्ट है, ये क्वेश्चन के अंदर अलग से आता है। आप समझ ऐसा बोल सकते हैं कि गुडविल की एक और मेथड है, ऐसा आप बोल सकते हैं। ठीक है, बाकी जो 3 क्वेश्चन है उसकी मैं एंट्रीज आपको समझा देता हूँ एंड एज पर दैट एंट्री आपको ये सॉल्यूशन अपने आप करना है, ये 3 क्वेश्चन का, और बहुत सिंपल है, दैट्स वाई मैं आपको कैलकुलेट करने के लिए दे रहा हूँ एंड एंट्रीज में आपको समझा देता हूँ, बहुत सिंपल है एंट्रीज। तो इसके बाद स्टार्ट करते हैं गुडविल की। Hello friends, now we are starting with the next that is general entries of goodwill. गुडविल की ट्रीटमेंट हमने देखी थी कि गुडविल कैलकुलेट कैसे होता है वो हमने देखा था। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द एंट्रीज ऑफ गुडविल। अब गुडविल के अंदर मेनली 2 टाइप की एंट्रीज आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर एंड द सेकंड वन दैट इज एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। सो फर्स्ट आई विल स्टार्टिंग विद जनरल एंट्रीज। At the time of admission of partner. Journal entries at the time of admission of partner. We are starting first of all. तो at the time of admission of partner entries क्या क्या होगी वो देखते हैं। तो उसके अंदर नॉर्मली 3-4 सिचुएशन पॉसिबल है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन या तो जो नया पार्टनर होता है, वो नया पार्टनर या तो गुडविल के पैसे कैश में लाता है। सेकेंड सिचुएशन या तो कैश में गुडविल के पैसे नहीं लाता है। थर्ड सिचुएशन या थोड़ा लाता है थोड़ा नहीं लाता, सर्टेन पोर्शन कैश में लाता है, सर्टेन पोर्शन नहीं लाता। एंड फोर्थ सिचुएशन कि गुडविल कैश की जगह इन काइंड लाता है, जैसे असेट्स के फॉर्म में गुडविल के पैसे लाता है।
सो इन सिचुएशन एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडमिशन के टाइम गुडविल की एंट्रीज क्या होगी, तो उसको हम चार सिचुएशन में बाइफरकेट कर सकते हैं। या तो नया पार्टनर गुडविल के पैसे कैश में लाएगा या नहीं लाएगा, या सर्टेन पोर्शन पार्शियली लाएगा, पार्शियली नहीं लाएगा, एंड फोर्थ पोर्शन दैट इज गुडविल के पैसे कैश की जगह काइंड में लाएगा। तो ये चार कैटेगरीज के अंदर, चार सिचुएशन में गुडविल की एंट्रीज क्या होगी वो एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट सिचुएशन कि जहां पे अमाउंट ऑफ गुडविल इज ब्रॉट इन कैश, गुडविल के पैसे कैश में अगर पार्टनर ला रहा है तो क्या होगा। सो अमाउंट ऑफ गुडविल अमाउंट ऑफ गुडविल इज ब्रॉट इन कैश, जो नया पार्टनर इनकमिंग पार्टनर है वो गुडविल के पैसे कैश में लाया तो क्या होगा। तो अगर बिजनेस में कैश आ रहा है तो हम कैश और बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। बिजनेस में कैश आता है तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, और ये जो कैश गुडविल के फॉर्म में बिजनेस में आया वो ऑब्वियसली गुडविल किसको मिलेगा, तो गुडविल के पैसे ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इट विल बी क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इट विल बी क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये जो डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो कौन से रेशियो में होंगे, तो इट विल बी इन अ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, साथ में आप एंट्रीज लिखते जाना। फर्स्ट सिचुएशन या अमाउंट ऑफ गुडविल इज ब्रॉट इन कैश, गुडविल के पैसे कैश में आए तो एंट्री क्या होगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। और कौन से रेशियो में क्रेडिट करेंगे, तो इट विल बी इन अ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये जो मैं आपको एंट्री समझा रहा हूँ दिस इज डायरेक्ट एंट्री, इसको आप डबल एंट्री थ्रू भी कर सकते हैं कि कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल एंड गुडविल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो डबल एंट्री थ्रू भी हो सकता है, कैश टू गुडविल करें, गुडविल को फिर वापस डेबिट करें, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या डायरेक्ट एंट्री करें कैश टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इट्स वन एंड द सेम थिंग। आपको गुडविल अकाउंट क्रेडिट करने की जरूरत नहीं है, बराबर डायरेक्ट एंट्री आप कर सकते हैं। डायरेक्टली एग्जाम में ये एंट्री आप पास करो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। सो दो एंट्री करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एंट्री चलेगा। ठीक है, और ये जो एंट्री होगी हमेशा ध्यान रखना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में होगी, ओल्ड रेशियो नहीं, न्यू रेशियो नहीं, इट विल बी ना सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ये ध्यान रखना है। इसके बाद ये था फर्स्ट वन दैट इज गुडविल अमाउंट इज ब्रॉट इन कैश। इसके बाद था सेकंड पोर्शन, सेकंड सिचुएशन था कि अमाउंट ऑफ गुडविल is not brought in cash, amount of goodwill is not brought in cash। जो नया पार्टनर इनकमिंग पार्टनर है वो गुडविल के पैसे कैश में नहीं लाता तो क्या होगा। अब नया पार्टनर गुडविल के पैसे कैश में नहीं लाता तो जो फर्स्ट सिचुएशन में फर्स्ट एंट्री में कैश और बैंक अकाउंट डेबिट किया था वो डेबिट नहीं कर सकते, तो इसकी जगह हम डेबिट किसको करेंगे, तो गुडविल के पैसे कैश में नहीं आया तो हम कैश अकाउंट की जगह नए पार्टनर को डेबिट कर देंगे। सो एंट्री विल बी लाइक दिस, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट नहीं कर सकते, बैंक अकाउंट डेबिट नहीं कर सकते क्योंकि गुडविल के पैसे कैश में आए नहीं है, तो डेबिट किसको करेंगे। सो एंट्री विल बी न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेबिट किसको करेंगे, तो यहाँ पे एंट्री विल बी न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, अल्टीमेटली देना किसको है, ओल्ड पार्टनर्स को। सो टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगेन रेशियो कौन सा होगा, तो इट विल बी इन अ सेक्रीफाइसिंग रेशियो, इट विल बी इन अ सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगी। ठीक है, सो दो सिचुएशन वापस एक बार रिवाइज करते हैं। फर्स्ट सिचुएशन, अगर नया पार्टनर गुडविल के पैसे कैश में लाया तो क्या करेंगे, सो एंट्री विल बी कैश अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और अगर नया पार्टनर गुडविल के पैसे कैश में नहीं लाया तो क्या करेंगे, तो एंट्री विल बी न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश और बैंक की जगह डेबिट किसको करेंगे, न्यू पार्टनर्स कैपिटल को, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगेन एंट्री विल बी इन अ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। थर्ड सिचुएशन कि अगर नया पार्टनर पोर्शन ऑफ गुडविल यानी सर्टेन पार्ट पोर्शन ऑफ गुडविल is brought in cash,
यानी फॉर एग्जांपल गुडविल की जो अमाउंट लानी थी उसमें से सपोज 50% लाए, 50% नहीं लाए, या 60% लाए, 40% नहीं लाए, सो सर्टेन पोर्शन ऑफ गुडविल इज ब्रॉट इन कैश, तो क्या करेंगे, तो ऊपर की जो दो एंट्री की थी उसको कंबाइन कर देंगे। तो एंट्री विल बी जितना कैश आया उसके लिए क्या करेंगे, तो जितना कैश आया उसके लिए कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, जितना नहीं आया कैश उसके लिए न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो कैश आ गया उसकी एंट्री कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, जो कैश नहीं आया उसकी एंट्री न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ऊपर की जो दो एंट्री थी उसको हमने कंबाइन कर दिया टू अल्टीमेटली देना किसको है, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगेन कौन से रेशियो में होगा, तो इट विल बी ना सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ये सारी जो एंट्रीज हम लिख रहे हैं, ये सारी एंट्रीज हम डायरेक्ट एंट्री लिख रहे हैं, डबल एंट्री की जगह गुडविल अकाउंट क्रेडिट डेबिट करने की जगह मैं डायरेक्ट एंट्री लिख रहा हूँ, और आपको यही करना है। एग्जाम के अंदर आपको स्पेसिफिक अलग से एंट्रीज नहीं पूछी जाती, ये कहीं क्वेश्चन के अंदर एक एंट्री का एडजस्टमेंट आता है जो आपको डायरेक्ट ही करना होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट क्रेडिट करके, ठीक है। सो ये थर्ड एंट्री सिचुएशन नंबर 3, एंड द लास्ट वन सिचुएशन नंबर 4 इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। फोर्थ सिचुएशन की गुडविल brought in kind, amount of goodwill is brought in kind। गुडविल आई तो है बट गुडविल कैश में नहीं आया, उसकी जगह असेट्स के फॉर्म में आया है गुडविल, ठीक है। तो गुडविल के पैसे कैश में नहीं लाए थे, असेट्स के फॉर्म में लाए थे। सो एंट्री विल बी लाइक दिस, असेट्स अकाउंट डेबिट, असेट अकाउंट डेबिट टू अल्टीमेटली क्रेडिट किसको करेंगे, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अल्टीमेटली क्रेडिट किसको करेंगे, सो क्रेडिट विल बी टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड अगेन दिस विल बी इन अ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये कौन से रेशियो में आएगा, तो इट विल बी अगेन इन अ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सो दिस आर 4 सिचुएशंस पॉसिबल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। जर्नल एंट्रीज क्या होगी, वापस एक बार, अगर पार्टनर गुडविल के पैसे कैश में लाता है तो एंट्री कैश टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सेक्रीफाइस रेशियो। अगर गुडविल के पैसे कैश में बिल्कुल नहीं आते तो एंट्री विल बी न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन अ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। थर्ड सिचुएशन, अगर गुडविल सर्टेन अमाउंट कैश में आता है, सर्टेन अमाउंट नहीं आता तो क्या करेंगे, तो जितना कैश आया वो कैश डेबिट, नहीं आया वो न्यू पार्टनर डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सेक्रीफाइस रेशियो। और अगर गुडविल के पैसे काइंड में आए, असेट्स के फॉर्म में आए, कैश में नहीं आए, तो असेट का नाम डेबिट करेंगे टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सेक्रीफाइस रेशियो। मीनिंग इन ऑल द सिचुएशंस हम क्रेडिट किसको करेंगे, तो ओल्ड पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे, सेक्रीफाइस रेशियो हर जगह पे सेम सेक्रीफाइस रेशियो। डेबिट किसको करेंगे, कैश आया तो कैश डेबिट करेंगे, कैश नहीं आया तो न्यू पार्टनर डेबिट करेंगे, असेट्स है तो असेट्स को डेबिट करेंगे। सो वो चीज यहाँ पे फिक्स है कि किसको डेबिट करना है, और क्रेडिट करना हो तो फिक्स ही है कि किसको क्रेडिट करना है, पार्टनर ओल्ड पार्टनर्स को हमेशा क्रेडिट करना है, सेक्रीफाइस रेशियो। गुडविल में इसके अलावा और कोई एडमिशन के टाइम में इसके अलावा और कोई एंट्री नहीं हो सकती। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर इसके अलावा और कोई एंट्री होती नहीं है, ठीक है। बस ये 4 सिचुएशन होती है, 4 सिचुएशन के सिवा कुछ भी आपको एडिशनली आपने पहले कुछ भी और पढ़ा हो, कुछ भी एडिशनली याद रखना नहीं है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ये 4 सिचुएशन पॉसिबल, ये 4 एंट्री पॉसिबल, इसके सिवा कुछ भी नहीं, ठीक है। सो दिस इज एडमिशन ऑफ पार्टनर। नाउ सेकंड सिचुएशन दैट इज एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। At the time of रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, जर्नल एंट्रीज क्या होगी गुडविल की। एडमिशन की एंट्रीज हमने देख ली, नाउ रिटायरमेंट के टाइम एंट्रीज क्या होगी। तो रिटायरमेंट के टाइम है ना एक ही एंट्री होती है, जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो या तो उसको कैश मिलता है या तो नहीं मिलता, या तो रिटायरमेंट के टाइम इमीडिएटली उसको कैश दे देते हैं या नहीं देते। इन बोथ द सिचुएशन एंट्री विल बी सेम, यानी एट द टाइम ऑफ एडमिशन 4 पॉसिबिलिटी है, बट रिटायरमेंट में एक ही एंट्री पॉसिबल है, दैट इज जो रिटायरिंग पार्टनर होता है उसको गुडविल देना होता है, तो रिटायरिंग पार्टनर को हमेशा क्रेडिट करेंगे, और डेबिट किसको करेंगे, तो जो बाकी के रिमेनिंग पार्टनर्स है उसको हमेशा डेबिट करेंगे। दिस इज डायरेक्ट एंट्री। अगेन रिटायरमेंट में एक ही एंट्री पॉसिबल है, रिटायरिंग पार्टनर को कैश दो ना दो बाद में दो, ठीक है, कम दो अभी,
इन ऑल द सिचुएशंस रिटायरमेंट का क्वेश्चन है तो गुडविल की एक ही एंट्री आपको करनी है, हर सिचुएशन में एक ही एंट्री आपको करनी है, दैट इज रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये रिमेनिंग पार्टनर मीनिंग कौन? तो जो पार्टनर्स रिटायर नहीं हुए, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू remaining partners capital account debit to retiring partner capital account, remaining partners capital account debit to retiring partners capital account credit। ये एंट्री हमेशा सेम रहेगी, ठीक है। तो इसके अंदर और ये जो एंट्री होगी उसका रेशियो क्या होगा? तो ऊपर जैसे हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो लिखा था, यहाँ पे कौन सा रेशियो आएगा? तो हियर इट विल बी इन अ गेनिंग रेशियो, ठीक है। तो ये एडमिशन और रिटायरमेंट के टाइम ये एंट्रीज पास होगी। एडमिशन के टाइम हमने एंट्रीज देखी, नाउ दिस इज रिटायरमेंट की एंट्री। एंड इसके अलावा एडमिशन और रिटायरमेंट के सिवाय इसके अलावा और कोई एंट्री आपको याद रखनी नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको जो क्वेश्चंस बोले थे शॉर्ट सम जैसे क्वेश्चंस है, तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास एंट्रीज रेडी है, इसके अंदर खाली आपको अमाउंट रखनी है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। एंड इसके बाद मेरे को जो समझाना दैट इज हिडन गुडविल कंसेप्ट। हिडन गुडविल क्या होता है? तो हिडन गुडविल आप बोल सकते हैं कि गुडविल कैलकुलेट करने की एक और मेथड है। जैसे सिंपल एवरेज होता है, वेटेड एवरेज होता है, सुपर प्रॉफिट होता है, वैसे ये गुडविल कैलकुलेट करने की एक मेथड है, ऐसा आप बोल सकते हैं, ठीक है। सो हिडन गुडविल एक अलग ही कंसेप्ट है, ये भी काफी क्वेश्चंस के अंदर आता है। इसके अंदर क्या होता है? तो गुडविल कैलकुलेट करना होता है, बट गुडविल कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट नहीं, बिजनेस की जो असेट्स है उसकी नेटवर्क के बेस पे गुडविल फाइंड होता है। नॉर्मली हम गुडविल फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? पास्ट प्रॉफिट या फ्यूचर प्रॉफिट का एस्टिमेशन जो करते हैं, वो पास्ट प्रॉफिट के बेस में फ्यूचर प्रॉफिट का एस्टिमेशन करते हैं, वो गुडविल होता है। यानी गुडविल नॉर्मली हम कैलकुलेशन किसके ऊपर से करते हैं? प्रॉफिट के ऊपर से गुडविल नॉर्मली हम कैलकुलेट करते हैं। गुडविल जो कैलकुलेट होता है नॉर्मली प्रॉफिट के ऊपर से गुडविल कैलकुलेट होता है, बट यहाँ पे हिडन गुडविल का जो कंसेप्ट है वहां पे गुडविल कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट नहीं, बट बिजनेस की जो बैलेंस शीट में असेट्स है वो असेट्स को ध्यान में रख के असेट्स के ऊपर से गुडविल कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। और वो असेट्स के ऊपर से गुडविल कैलकुलेट कैसे करना है उसके ऊपर ये क्वेश्चन है जिसको आपको समझना है। और काफ़ी बार क्वेश्चन के अंदर ये गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हिडन गुडविल का जो कंसेप्ट है ये अप्लाई होता है। क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है, कैलकुलेट कैसे करना है आपको समझ आएगा। ए एंड बी पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ 5000 रुपीज इच। दो पार्टनर्स है ए एंड बी, दोनों की कैपिटल कितनी है? 5000, टोटल कितना? 10,000। दे एडमिटेड सी एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट एंड सी ब्रिंग 8,000 एज एस कैपिटल। दो पार्टनर्स से ए एंड बी, उनकी कैपिटल कितनी थी? 5,000 दोनों की कैपिटल थी, ठीक है। अब सी एडमिट हुआ, सी जब एडमिट हुआ तो सी को उसको शेयर कितना दिया था? 1/4 शेयर दिया था। प्रॉफिट शेयरिंग सी को कितना मिला था? 1/4, ठीक है। और आगे बोला है कि सी ब्रिंग्स 8,000 एज एस कैपिटल। सी जो है नया पार्टनर गुडविल कैपिटल कितना लाएगा? 8,000 रुपये कैपिटल लाएगा। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो क्रेडिट बैलेंस ऑफ 4,000 ऑन दैट डेट on the admission of C, give the necessary journal entries to record the goodwill, ठीक है। अब यहाँ पे इसी क्वेश्चन के नीचे मैं कैलकुलेशन एक्सप्लेन कर देता हूँ। कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, हमेशा जब हिडन गुडविल का कंसेप्ट आता है आपको यहाँ पे ये नहीं बोला है कि एवरेज करो, सिंपल एवरेज करो, वेटेड एवरेज करो, सुपर प्रॉफिट करो, कुछ भी नहीं बोला है, स्टिल गुडविल फाइंड करना है। एंड गुडविल फाइंड करने के लिए आपको क्या बोला है? तो नए पार्टनर का शेयर और नए पार्टनर की कैपिटल आपको दोनों दे दिया है। नया पार्टनर कौन है? तो नया पार्टनर है सी, नया पार्टनर है, उसका शेयर कितना है? तो उसको शेयर हम दे रहे हैं 1/4, उसको शेयर दे रहे हैं। तो आपको क्या करना है, जब भी हिडन गुडविल का कंसेप्ट आता है तो आपको जो इनकमिंग पार्टनर है, नया पार्टनर है, उसको बेस रख के पूरे बिजनेस की गुडविल कितनी होनी चाहिए, पूरे बिजनेस की नेटवर्क कितनी होनी चाहिए वो फाइंड करेंगे। मीनिंग क्या कि नए पार्टनर का शेयर 1/4 है और उसकी कैपिटल 8,000 रुपये है, उसको हमने बोला कि तो 8,000 रुपये लेके आप। अब उसको जो हमने 8,000 रुपये उसके पास से 1/4 शेयर पे हमने उसके पास से 8,000 रुपये मंगवाए, वो बिजनेस की टोटल नेटवर्क का हमने उसको 1/4 दिया है। बिजनेस की जो आज की नेटवर्थ है, बिजनेस की जो आज की वैल्यू है, उसका 25% हम उसको दे रहे हैं। बिजनेस की टोटल वैल्यू का हम उसको 25% दे रहे हैं। कितने रुपए में दे रहे हैं? तो बिजनेस की टोटल वैल्यू का 25%, 1/4 दैट इज 25%, हम उसको 8,000 रुपये में दे रहे हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि बिजनेस की आज की वैल्यू कितनी है, टोटल वैल्यू कितनी है, वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो हम उसको 25% बिजनेस का पूरे बिजनेस का 25% हम उसको 8,000 रुपये में बेच रहे हैं। सब मान लो हम पूरे बिजनेस का 25% उसको 8,000 में बेच रहे हैं, तो 25% के हिसाब से अगर 8,000 रुपये बिजनेस का होता है तो पूरे बिजनेस का शेयर 1 होता है 100%, तो उसके हिसाब से पूरे बिजनेस की वैल्यू कितनी, हम बिजनेस की वैल्यू निकाल रहे हैं।
तो हम 25% बिजनेस 8,000 रुपये में किसी को बेच रहे हैं, तो पूरे बिजनेस की वैल्यू क्या होगी? तो 8,000 इंटू 8,000 इंटू 4 करेंगे तो इट विल बी 32,000 होगा। अगर हम किसी को 25% बिजनेस, हम किसी को 25% बिजनेस 8,000 में बेच रहे हैं, तो पूरे बिजनेस की वैल्यू कितनी होगी? तो 8,000 डिवाइड बाय 25% करो तो भी आ जाएगा, या फिर ये फॉर्मूला आप सॉल्व करो कैलकुलेशन, 8,000 इंटू 4 कर दो तो भी आ जाएगा 32,000। यानी अगर 25% वैल्यू 8,000 है तो 100% वैल्यू कितनी होगी? 32,000। मीनिंग क्या हुआ? तो मीनिंग ये हुआ कि आज की बिजनेस की वैल्यू 32,000 है। आज की बिजनेस की टोटल वैल्यू कितनी है? 32,000 एज पर द मार्केट। एज पर द मार्केट बैलेंस शीट के हिसाब से, एज पर द बैलेंस शीट जो असेट्स की वैल्यू है, मार्केट वैल्यू, वो बिजनेस की टोटल वैल्यू 32,000 है। ठीक है, अब 32,000 बिजनेस की टोटल वैल्यू है, उसमें पार्टनर की एक्चुअल कैपिटल कितनी है? तो इसके अंदर टोटल कैपिटल, पार्टनर्स की आज की एक्चुअल कैपिटल है कितनी? बिजनेस की वैल्यू 32,000 है, बट पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है? तो आपको बोला था ए और बी दो पार्टनर्स है, उनकी कैपिटल 5,000 और 5,000 है। तो टोटल कैपिटल फाइंड करने के लिए ए की कैपिटल 5,000 प्लस बी की कैपिटल 5,000 प्लस सी की कैपिटल, सी जो नया पार्टनर आया उसकी कैपिटल कितनी थी? 8,000। तो ए और बी का 5,000 रुपए, सी का कितना? 8,000 प्लस सी को हमने, अरे सी जब आया तब पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस भी 4,000 रुपए पड़ा था, ये भी कैपिटल का ही पार्ट होता है। पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस या कोई भी रिजर्व, वो रिजर्व जो होता है वो भी कैपिटल का ही पार्ट होता है, तो वो भी कैपिटल में प्लस करना पड़ेगा। तो हमेशा जब भी आप कैपिटल का टोटल करो, सारे रिजर्व्स को हम ऐड कर देंगे, जो रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व्स होते हैं वो सारे रिजर्व्स को ऐड कर देंगे। सो फाइनली टोटल कैपिटल कितनी है? तो 5, 5, 10, 18 और 4 22,000 हुआ। 22,000 कैपिटल है, 22,000 बिजनेस में कैपिटल है, और बिजनेस की वैल्यू कितनी है? 32,000। बिजनेस की मार्केट वैल्यू कितनी है? 32,000, और बिजनेस में कैपिटल है कितनी? तो 22,000 रुपए कैपिटल लाके हमने बिजनेस की वैल्यू 32,000 तक ले गए। इसका लॉजिक समझो, क्या हुआ? हमने 22,000 की कैपिटल लाके बिजनेस की वैल्यू को 32,000 जितना ले गए, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि बिजनेस की वैल्यू 10,000 रुपए बढ़ी है। सो ऐसा बोल सकते हैं कि बिजनेस की जो गुडविल है 22,000 लाके 22,000 लाके बिजनेस की वैल्यू 32,000 ले गए, तो 32,000 आज की बिजनेस की वैल्यू है, और हम बिजनेस में कितने रुपए लाए थे? तो हम 22,000 रुपए ला के 32,000 तक बिजनेस को ले गए हैं। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि बिजनेस में 10,000 रुपए क्या है? तो बिजनेस में 10,000 रुपए गुडविल है। दिस इज कॉल्ड हिडन गुडविल कंसेप्ट। वेरी सिंपल लॉजिकल चीज है। ठीक है, हमने क्या किया? तो नए पार्टनर की कैपिटल को बेस रख के पूरे बिजनेस की वैल्यू फाइंड की, और बिजनेस की जो टोटल वैल्यू है उसमें से कितनी कैपिटल एक्चुअल है वो माइनस किया। टोटल बिजनेस की वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल, दोनों माइनस करो तो जो डिफरेंस मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? गुडविल, और इसको आप हिडन गुडविल भी बोल सकते हैं। और इसकी एंट्रीज क्या होगी? तो एंट्रीज ऐसी होगी जो मैंने एडमिशन और रिटायरमेंट के टाइम जो एंट्रीज समझाई, अभी इसके पहले जो हमने एंट्रीज समझी वो 4 और 1, एडमिशन में 4 और रिटायरमेंट में 1, एंट्री वही होगी बट कैलकुलेशन ऐसे होगा। दिस इज कॉल्ड हिडन गुडविल कंसेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, काफी बार क्वेश्चन के अंदर होता है। यहाँ पे अपने सारे जो छोटे छोटे कंसेप्ट्स है वो सारे कंसेप्ट्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्लास वर्क के क्वेश्चंस, और साथ साथ हम होमवर्क के क्वेश्चंस भी करेंगे। इसके बाद अब क्वेश्चन चैप्टर के अंदर है ना यूनिट वाइज क्वेश्चंस रखे, जैसे पहले बेसिक के क्वेश्चंस है, फिर एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है, कंबाइंड क्वेश्चंस है, ऐसे अलग अलग टाइप के यूनिट्स है। इसमें कुछ 5 यूनिट्स है, यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 क्लास वर्क में भी है, और यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 होमवर्क में भी है। अब हम क्या करेंगे? जैसे क्लास वर्क का यूनिट 1 किया तो क्लास वर्क का यूनिट 1 करके होमवर्क का भी साथ में यूनिट 1 कर लेंगे, फिर क्लास वर्क का यूनिट 2 साथ में होमवर्क का यूनिट 2, साथ साथ क्लास वर्क को होमवर्क के यूनिट्स कंप्लीट करते जाएंगे, सो दैट आपको कोरिलेशन दोनों का समझ में आए और क्वेश्चंस आपको कंसेप्ट ज़्यादा क्लैरिटी आए। ठीक है, सो सारे क्वेश्चंस हम करेंगे, बट यहाँ तक अभी मैंने ऐसा बोल सकते चैप्टर भी स्टार्ट नहीं किया है। यहाँ तक हमने खाली क्या किया? तो कंसेप्ट समझे, छोटे छोटे कंसेप्ट समझे। अब ये सारे कंसेप्ट्स मिला के आपके क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे ये हिडन गुडविल का कंसेप्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।